जी जी बिल्कुल कलसूम, मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताती रहूंगी। हाँ जी, रीनल के लिए सिर्फ टेबल्स आपके मोर देन इनफ हैं। जब हम नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। ठीक है। फाइनल ईयर में यही प्रॉब्लम है कि आप कभी भी कोई भी एक बुक नहीं कह सकते कि जैसे आपने मेडिसिन है तो आप सारी चीज स्टेप अप से कर लें या सारी आप डेविडसन से कर लें। यहाँ पे कुछ चीजें कहीं अच्छी हैं, कुछ कहीं अच्छी हैं। तो हम बस आपको एक, अब ऑब्वियसली हमने सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, सारी बुक्स देखी हुई हैं, तो हम आपको एक कंपैरेटिव सा वो बता देते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है। बजाय इसके कि अब आप पूरी डेविडसन पढ़ें और एंड पे आप रियलाइज करें कि यार सिर्फ टेबल्स करना काफी था। तो इसलिए रीनल्ड के लिए डेविडसन के आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली एज यू विश आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में। लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस तरह से बताते हैं कि आपको चीज की समझ भी आ जाए और चीज याद भी रहे। मेन यही बात होती है कि आपको चीज याद रहे और आप एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम उसको रिवाइज कर सकें। कलसुम, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं साथ साथ बता रही हूँ आपको कोमल, फिलहाल मेरे पास बुक नहीं है कि मैं आपको अभी उसको पेज नंबर वगैरह इस तरह से बता दूं। अगर मेरे पास होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बता दूं कौन कौन से टेबल्स करने हैं। ठीक है। चलें जी, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हिप्सा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। Recording in progress. चलें जी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि टेस्ट से पहले, रिनल के टेस्ट से पहले ही एक अच्छी सी वीडियो बना दूं जिसमें आपको बताया हुआ हो कि आपने डेविडसन से क्या क्या करना है। ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है सबको? सबसे पहले आप लोग अपने पेपर्स और पेंसिल्स भी साथ में रख लें, क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ सुनने वाला नहीं है, आपने नोट भी करना है साथ साथ के कौन कौन से डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों पे हमने नज़र रखनी है। क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब तो हमें आसान लगती हैं, लेकिन जब बाद में हम एग्जाम्स के टाइम पे रिवाइज करने लगते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि किसने क्या बताया था। तो इसलिए आप लोग सारे नोट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे कोई एक जिम्मेदार बच्चा जो है वो बता दे कि वो नोट कर रहा है, ताकि बाद में वो अच्छा सा नीट करके उसको बुक में भेज भी दे ग्रुप में। बच्चे जो पास्ट पेपर की बुक्स है ना, अब की टू यूएचएस अच्छी है, बेटर है दूसरों से, लेकिन उसमें भी मिस्टेक्स हैं। ट्रीटमेंट्स में मिस्टेक्स हैं, कुछ डायग्नोस्टिक जो डायग्नोसिस हैं उसमें भी मिस्टेक्स हैं। तो आपने कभी भी की बुक के आंसर पे रिलाई नहीं करना होता। आप क्वेश्चन यहाँ से देखें, आप आंसर बुक से देख लें। बाकी हमारी बुक आ जाएगी मार्केट में इंशाल्लाह, कोशिश है जल्दी आ जाए। हम बस अभी पब्लिशिंग है, हो रही है, जैसे ही मार्केट में आती है आपको सबसे पहले बताया जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के एग्जाम से पहले आ जाएगी। बस कुछ मसले मसाइल होते हैं पब्लिशिंग में, कुछ कोविड की वजह से डिले हो रहा है, अदरवाइज अभी तक आ जानी थी। 1 अक्टूबर को चले, जब हम कोशिश करते हैं कि हम आपको बता दें एग्जैक्ट टाइम, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।
चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पहले बता दें कि कौन सा बच्चा जो है वो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स नोट कर रहा है, ताकि बाद में नीट करके ग्रुप में भेज दें। वो यूएच एमसीक्यूज की अवेलेबल है बेटा, एससीक्यूज की अभी तक आई नहीं है। कौन नोट कर रहा है? चलिए जी आयशा, आपने अच्छे तरह नोट करने हैं और फिर आपने ग्रुप में सेंड करने हैं, ठीक है? बाकी सब भी नोट करें, क्योंकि जो आपने खुद चीजें लिखी होती हैं वो आपको ज्यादा देर के लिए याद रहती हैं। ठीक है, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, a 50-year-old diabetic is referred to nephrologist for further management. Hemoglobin is 8.2, प्लेटलेट काउंट 140 है, HbA1c 8.5 है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है जो है वो 40 है, और केरेटिनिन जो है वो 5 है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हिज लो हीमोग्लोबिन? अब डायबिटीज जब भी होता है किसी भी पेशेंट में, तो डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन, जिन्होंने हमारा M1 का सेशन दिया है, जब हमने डायबिटीज पढ़ी थी तो साथ में मैंने बताया था कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो सिनेरियो है वो रीनल की रेफरेंस से भी आ जाता है। तो यहाँ पे पेशेंट डायबिटिक है और अब जी वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आया है, तो उसको कोई ना कोई जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी ही डेवलप हुई है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि मोस्ट लाइकली कॉज क्या है उसकी लो हीमोग्लोबिन का। कॉज डिस्कस करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट वैल्यूज दी होंगी जी। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इतना है, जो हमारे पास प्लेटलेट काउंट है वो इतना है, हीमोग्लोबिन लेवल इतना है, क्रेटिनिन इतना है। तो ये चीजें अगर हमें नॉर्मल नहीं पता होगी तो हम फिर एबनॉर्मल जज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती हैं। तो ब्लड यूरिया की जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 15 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, जो क्रेटिनिन है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है पता है किसी को? कि सीरम क्रेटिनिन जो है उसका लेवल कितना होता है? बिलो 2, कुछ हद तक ठीक है। और किसी को एग्जैक्ट पता है? जी बिल्कुल, 0.74 to 1.35। आप ये पॉइंट्स याद रखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो आप इस तरह से याद रख लें कि 0.6 से 1.2 या फिर 1 जो है वो क्रेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर के यूनिट्स में। ठीक है, अब ये दो लेवल्स आपने याद रखने हैं, ब्लड यूरिया का भी और सीरम क्रेटिनिन का भी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स। ये चले हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम जो हमारी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज हैं हम वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप ये याद रखें। बाकी हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है फीमेल्स में और मेल्स में कितना होता है? जल्दी जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, कि अडल्ट मेल में और अडल्ट फीमेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 11 से 13 होता है मेल्स में, और फीमेल्स में और मेल्स में होता है 13 से 16 या 13 से 17 तक। ठीक है, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रेंज है, तो ये आपने बस याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन का कितना लेवल। अब यहाँ पे 8.2 है, तो हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। प्लेटलेट काउंट का एज सच इतना मसला नहीं है। उसके बाद HbA1c 8.5 है। तो जो हमारे पास ये HbA1c है जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, ये भी इंडिकेट करती है कि पेशेंट डायबिटिक है और उसकी डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोल्ड है। उसके बाद हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है तो 40 है, मतलब अपर लिमिट में है। क्रेटिनिन जो है वो 5 है, तो 5 जो क्रेटिनिन है वो नॉर्मल है हमारे पास, है ना? ऐसे ही है ना? जल्दी जल्दी बताएं, क्रेटिनिन 5 है, बस 5 थोड़ी सी है, नॉर्मल है ना? नहीं, कितनी होगी तो हम उसको नॉर्मल कहेंगे? अभी हमने डिस्कस किया है। यस इट इज टू हाई।
आपने ये नहीं सोचना कि 0.6 से 1.2 हमने रेंज डिस्कस की है तो 5 है तो ये तो बस थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। अगर 1.6 भी होगी या 2 भी होगी तो दैट विल बी कंसिडर्ड हाई। ठीक है, तो क्रेटिनिन जो है वो उसकी रेस्ड है। जब भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन रेस्ड होते हैं तो इसका मतलब कि किडनी अफेक्ट हो रही है, और पेशेंट को डायबिटीज है तो मतलब उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हुई हुई है। यहाँ पे उसने हमसे डायग्नोसिस नहीं पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोस्ट लाइकली कॉज क्या है उसकी लो हीमोग्लोबिन का। तो जब भी किसी को कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्यों लो हो जाता है? हालांकि हीमोग्लोबिन तो हमारी बनी नहीं रही किडनी से। फिजियोलॉजी किस किस को याद है? हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. किडनीज जो हैं वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती हैं। तो जब रिलीजिंग सब्सटेंस ही नहीं आ रहा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगी। तो इस पेशेंट में जो अनीमिया हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन लेवल लो हमें मिल रहा है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू डिक्रीज इन एरिथ्रोपोइटिन लेवल। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास अ नोन केस ऑफ माइग्रेन हु हैज बीन टेकिंग वेरियस पेन किलर्स फॉर द लास्ट 10 years। 10 साल से पेन किलर ले रहा है। अब हमारे पास किसके साथ प्रेजेंट किया है? लैक ऑफ एपिटाइट के साथ, नोजिया के साथ, रेड कलर्ड यूरिन है उसका, और साथ में जनरलाइज्ड स्वेलिंग है बॉडी की। यहाँ से हमें एज सच अपना डायग्नोसिस नहीं पता चला। अभी तक ये नॉन स्पेसिफिक सा सिनेरियो है कि जी पेन किलर्स ले रहा है और अभी उसको नोजिया हो रहा है, रेड कलर यूरिन है, डिक्रीज एपेटाइट है, नॉज और साथ में जनरलाइज्ड स्वेलिंग है। जब हमने लैब रिजल्ट्स कराए तो ब्लड यूरिया जो है उसका हमें मिला 240 मिलीग्राम, सीरम क्रेटिनिन मिला 6। अब ब्लड यूरिया हमने जो नॉर्मल पढ़ा है वो कितना है, जल्दी जल्दी बताएं। क्रेटिनिन तो हमने रिवाइज कर लिया, अब यूरिया भी अभी हमने डिस्कस किया है। नॉर्मल लेवल कितना है ब्लड यूरिया का? यस, अपर लिमिट इज 40 तक है, यहाँ 240 है, दैट इज वेरी 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 हाई। हीमोग्लोबिन 7 है, कम है हीमोग्लोबिन भी। जब हमने यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराया तो हमें प्रोटीन यूरिया मिला, साथ में आरबीसीज भी मिले और डब्ल्यूबीसीज भी मिले। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? जब भी पेन किलर्स की बात आएगी इसका मतलब ये कि जो आपको एग्जामिनर है वो एनसिड इनटेक के बारे में बताना चाह रहा है। तो या तो वो ये बताएगा कि पेशेंट पेन किलर्स ले रहा है माइग्रेन की वजह से, जैसे इस सिनेरियो में बताया हुआ है, या फिर ये बताएगा कि पेशेंट जो है उसको कोई जॉइंट डिजीज है, क्रॉनिक जॉइंट डिजीज, जिसकी वजह से उसको अब उसकी जो लंबे अरसे के लिए वो पेन किलर्स ले रहा है और अब उसको किडनी सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। तो दैट इज बेसिकली एनसिड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। एनाल्जेसिक इंड्यूस्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इट इज एनसिड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। तो जब भी आपके पास हिस्ट्री होगी कि कोई भी पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए पेन किलर्स ले रहा है या उसको कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जिसमें उसको पेन बहुत ज्यादा रहती है और मुसलसल रहती है और वो उसके लिए मेडिकेशन ले रहा है, तो दैट विल बी एनसिड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। आजकल जिसको थोड़ी सी पेन होती है जी वो एनसिड्स ले लेते हैं। तो आजकल ये वाले पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा प्रेजेंट करते हैं, एनसिड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी वाले। ये एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, इतना डिटेल में बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका सिनेरियो आता है पेपर में, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, अभी तक हमने दो नेफ्रोपैथी की टाइप्स डिस्कस की हैं। नंबर 1 डायबिटिक नेफ्रोपैथी और नंबर 2 एनर्जेसिक इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी या फिर एनसिड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए जी नेक्स्ट, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ 13-year-old बॉय प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग एंड पेरी ऑर्बिटल पफिनेस। एग्जामिनेशन पे उसका बीपी 100/60 है। अब हमें ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग और पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, यहाँ से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि किडनी इन्वॉल्व है।
क्योंकि किडनीज में जब भी किडनी इन्वॉल्व होती है, कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है या प्रोटीन लॉस हो रहा होता है बॉडी से में सबसे ज्यादा, तो दो जगह एडिमा सबसे पहले डेवलप होता है। एक पेरी ऑर्बिटल पफिनेस होती है सबसे पहले, और दूसरा एंकल एडिमा डेवलप होता है। पूरी बॉडी में स्वेलिंग बाद में आती है। ठीक है, तो जब भी पेरी ऑर्बिटल पफिनेस बताई हो तो आपने पहली चीज जो सोचनी है दैट इज रीनल सिस्टम। एग्जामिनेशन हमने उसका किया तो उसका बीपी 100/60 है। तो क्या चीज रूल आउट हो गई जब उन्होंने बताया कि बीपी जो है वो 100/60 है? नेफ्रोटिक रूल आउट हो गया या नेफ्रेटिक? नेफ्रेटिक, एग्जैक्टली। अगर नेफ्रेटिक होता तो बीपी कितना दिया होना था? कितना ब्लड प्रेशर होता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम में? हाई होता है या लो होता है? हाइपरटेंशन होती है उसमें, जी बिल्कुल। पल्स हमने चेक की 80/मिनट है, रेगुलर है। एंकल एडीमा भी है, वही जो दो चीजें मैंने बताई स्टार्ट में, कि किडनीज जब भी इन्वॉल्व होंगी और वो प्रोटीन लॉस करा रही होंगी बॉडी से, तो एक पेरी ऑर्बिटल पफिनेस डेवलप होगी सबसे पहले। उसके बाद एंकल एडीमा डेवलप होगा। पूरी बॉडी में स्वेलिंग, एसाइटिस, पल्मोनरी एडीमा, जो चीजें हैं ये बाद में आएंगी। इसके बाद और पेशेंट में क्या है, रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड्स है। ब्रेथ साउंड क्यों रिड्यूस्ड हैं? ब्रेथ साउंड्स क्यों रिड्यूस्ड हैं अगर किसी भी पेशेंट को कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो? पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, जी बिल्कुल। और क्यों होता है पल्मोनरी एडीमा? क्योंकि जब बॉडी से प्रोटीन लॉस होती है तो वहां पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बॉडी टिश्यूज में, तो वो बॉडी कैविटीज में भी इकट्ठा होता है। इसीलिए पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा होता है तो हम उसको एसाइटिस कह देते हैं। पल्मोनरी कैविटी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हम उसको पल्मोनरी एडीमा कह देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब तक तो हमें पता चल जाना चाहिए कि क्या है इसका डायग्नोसिस। नेफ्रोटिक, जी बिल्कुल। सीकेडी, वाई सीकेडी? चलिए जी, ये भी हम एंड पे डिस्कस करते हैं कि आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज कब लेबल करना है। ठीक है। वैसे अभी अगर कोई भी सिनेरियो आए उसमें सिम्टम्स बताए हुए हों, उसमें ड्यूरेशन ऑफ डिजीज बेशक ना बताया हुआ, ये बताया हुआ कि लंबे अरसे के लिए जी मेडिसिन वगैरह ले रहा है, या अब पेशेंट को डायलिसिस करानी पड़ रही है, उसको नौजिया भी हो रहा है, साथ में जो सिस्टेमिक सिम्टम्स हैं वो भी आ रहे हैं, तो तब आपने उसको सीकेडी लेबल करना है। ठीक है। और दूसरी बात, हाँ जी बिल्कुल, इसमें एज भी कम है। क्रॉनिक किडनी डिजीज मोस्टली एडल्ट्स प्रेजेंट करते हैं। ये तो बिल्कुल, जो ये वाला सिनेरियो है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ये आपने याद रखना है, ना सिर्फ मेडिसिन बल्कि पीरियड्स में भी आता है ये। कि छोटा बच्चा है जी, उसको पेरी ऑर्बिटल पफिनेस होना शुरू हो गई, हमने उसका यूरिन एग्जामिनेशन कराया तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन यूरिया मिला। नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक में डिफरेंसेस पूछे हैं जी। ये आप लोग एक दफा सुन लें, आपने पढ़ तो लिया, ये है बस रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले हम नेफ्रोटिक की बात करते हैं। नेफ्रोटिक में हमें बहुत ज्यादा एडीमा मिलता है, नेफ्रेटिक में मिलता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलता। दूसरी चीज है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नेफ्रोटिक में नॉर्मल रेंज में होता है या थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। और नेफ्रेटिक में ब्लड प्रेशर हमें रेज्ड मिलता है। तीसरी चीज है हमारे पास जुगुलर वेनस प्रेशर। वो नेफ्रोटिक में नॉर्मल होता है, नेफ्रेटिक में रेज्ड होता है। ऑब्वियसली नेफ्रेटिक में जब ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है तो हमारे हमारे पास जुगुलर वेनस प्रेशर भी रेज्ड मिलता है हमें। उसके बाद है प्रोटीन यूरिया। तो प्रोटीन यूरिया होता दोनों में है, लेकिन नेफ्रोटिक में बहुत ज्यादा होता है, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, इतना ज्यादा। नेफ्रेटिक में थोड़ा सा होता है, 2 पॉजिटिव बस। उसके बाद है हिमाचूरिया। तो हिमाचूरिया नेफ्रोटिक में इतना ज्यादा नहीं होता, नेफ्रेटिक में हिमाचूरिया बहुत ज्यादा होता है। तो आपने याद रखनी है, प्रोटीन यूरिया मतलब नेफ्रोटिक, ठीक है, हिमाचूरिया मतलब नेफ्रेटिक। उसके बाद है जी सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। तो प्रोटीन लॉस जो है वो नेफ्रोटिक में ज्यादा होता है, तो इसलिए एल्ब्यूमिन लेवल हमें नेफ्रोटिक में ज्यादा लो मिलता है, नेफ्रेटिक में इतना ज्यादा लो नहीं मिलता। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, रेड सेल कास्ट जो है वो हमें नेफ्रेटिक में मिलते हैं, नेफ्रोटिक में नहीं मिलते। हिमाचूरिया भी नेफ्रेटिक में होता है, नेफ्रोटिक में नहीं होता।
प्रोटीन यूरिया भी नेफ्रोटिक में ज्यादा होता है, नेफ्रिटिक में इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस किया क्योंकि ये चीजें आप लोग पहले कर चुके हैं, मैंने बस रिवाइज किए हैं ताकि हम आगे अगले सिनेरियो में जब जेवीपी की बात करें या फिर हम रेड सेल कास्ट की बात करें तो आपको ये चीजें पता हो। नेक्स्ट है हमारे पास 17 years old male present with कंप्लेन क्या है जी, पफिनेस ऑफ आइज। अब पफिनेस ऑफ आइज से सबसे पहले आपके जहन में क्या आना चाहिए? ऑप्थेमोलॉजी आनी चाहिए, फोर्थ ईयर की बात है। जल्दी जल्दी बताएं जी, क्या आना चाहिए आपके जहन में? पफिनेस ऑफ आइज है तो मैं तो कहती हूँ हम उसकी जो है आई एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। जी जी बिल्कुल बेटा, इसका सिर्फ नेफ्रोटिक सिंड्रोम लिखेंगे। हाँ जी, रीनल कॉज आना चाहिए। और आपने ये बात याद रखनी है कि पफिनेस ऑफ आइज जो है वो ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग होती है, उसके पहले आईज इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद बॉडी इन्वॉल्व होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हिमाचुरिया की हिस्ट्री नहीं है तो इससे क्या रूल आउट हो गया? जल्दी जल्दी बताएं बेटा, ताकि हम जो है हर चीज को डिटेल में डिस्कस कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, नेफ्रेटिक रूल आउट हो गया, डायरिया भी नहीं है, वॉमिटिंग भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, इससे भी नेफ्रेटिक रूल आउट हो गया। लेकिन पीडल एडीमा भी है, तो पफिनेस ऑफ आइज, पीडल एडीमा, देन जनरलाइज्ड एडीमा, एसाइटिस एंड पल्मोनरी एडीमा, ये सारी चीजें हमें लीड करती हैं टुवर्ड्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसके बाद उसने जी आगे हमने उसने यही बता दिया, एसाइटिस भी है जी, जो हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन है वो भी है, जेवीपी रेस्ड नहीं है, वही जो हमने अभी डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। यूरिन एग्जामिनेशन कराया तो क्या हमें मिला? ओवल फैट बॉडीज मिली। तो लिपिड यूरिया भी है, वो भी हमें पता है कि वो नेफ्रोटिक में होता है। देन प्रोटीन यूरिया मिला, ये देखें 4 पॉजिटिव हैं, बहुत ज्यादा सीवियर प्रोटीन यूरिया है। एल्ब्यूमिन कराया तो 2.8 मिला हमें। तो ये वाली सारी चीजें लीड करती हैं टुवर्ड्स नेफ्रोटिक, ये बात तो हमें समझ में आ जाती है। अब ये वाले सारे पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नई चीज क्या है इस सिनेरियो में? सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। तो अब मुझे कोई एक जीनियस बच्चा जल्दी से बता दे कि हम अब एल्ब्यूमिन लेवल नॉर्मल कितना होता है। मैं आपसे पूछने वाली थी मुगीरा, आपने मुझसे ही पूछ लिया है। चलें जी, मैं तो बताती हूँ एंड पे। अभी आप लोग मुझे बताएं कि नॉर्मल एल्ब्यूमिन लेवल कितना होता है। जी 3.5 से 5 अस्मा ने बताया है। थोड़ा सा करेक्ट कर लें, जो हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है एल्ब्यूमिन लेवल की, दैट इज 3.4 से 5.4 ग्राम्स पर लीटर, पर डेसीलीटर। ठीक है, ये बाकी चीजें हम मिलीग्राम या इस तरह यूनिट्स में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है वो हमारे पास 3.4 से 5.4 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखें कि एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो 2.8 है, नॉर्मल है हमारे पास जी 3.4 इज द लोअर लिमिट। 3.4 से ये बहुत ज्यादा कम है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोटीन यूरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, और प्रोटीन यूरिया मतलब नेफ्रेटिक सिंड्रोम है ना, ऐसा ही है ना आयशा? ऐसे ही है, प्रोटीन यूरिया मतलब नेफ्रेटिक सिंड्रोम। जी जी बिल्कुल नेफ्रोटिक। घूमना नहीं है बच्चों, बातें याद रखनी है। ठीक है, चलिए जी कोई बात नहीं। उसके बाद है ये वाला सिनेरियो हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया था, ये मुझसे किसी ने इनबॉक्स करके भी पूछा था कि इसमें हम क्यों लेबल कर रहे हैं, ये इसका जो डायग्नोसिस है ये क्यों है। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है इसका क्या डायग्नोसिस है और क्यों है। कि ये हमने पढ़ा हुआ है पहले सिनेरियो, हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि a 48-year-old man is shifted to emergency ward for police custody after developing anorexia, nausea, vomiting and intellectual clouding। ठीक है, मोहम्मद अहमद हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 48-year-old मैन है जी, उसने प्रेजेंट किया इमरजेंसी में। कंप्लेन क्या है उसकी? एनोरेक्सिया है, नोजिया है, वॉमिटिंग है और इंटेलेक्चुअल क्लाउडिंग भी है, जिसकी वजह से उसको 3 दिन से ड्राउजीनेस हो रही है।
गार्ड ने हमें बताया जी उसने यूरिनेट नहीं किया लास्ट डे से। एग्जामिनेशन जब हमने किया तो बंदा ड्राउजी मिला, अनवेल लुकिंग पर्सन है, फेशियल पफिनेस है, स्वोलन हैंड्स एंड फीट हैं, स्किन ऑफ एक्सट्रीमिटीज जो है वो लार्ज इकाइमोसिस, ब्रूजेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं उसके ऊपर, लिम्स टेंडर हैं, उसकी नेक वेन्स जो है वो भी डिस्टेंडेड है, पोटेशियम लेवल उसका 6.8 है, सीपी के जो है हमारे पास 1432 है, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज का लेवल। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है और क्यों है? जी बिल्कुल तैमूर, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। थोड़ा सा ये डिफरेंट सिनेरियो है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बंदा जी 48 ईयर ओल्ड है, उसने कोई बहुत ही नेक काम किए हैं तो पुलिस पकड़ लाई है उसको। ठीक है, तो पुलिस जब पकड़ के लेके आ गई है तो जी ये बिल्कुल फकीहा ने बहुत अच्छा बताया कि पुलिस कस्टडी में है बंदा। उसके ब्रूजेस और टेंडर लिम्स जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा बेचारे को मार पड़ी है। ठीक है, तो मार पड़ने की वजह से उसको मसल इंजरी हो गई है। मसल इंजरी हमें कैसे पता चली? उसका सीपी के लेवल बहुत ज्यादा है। क्रेटिनिन काइनेज तभी रेज होता है जब हमारे पास कोई मस्कुलर इंजरी हो रही होती है, जब हमारे मसल्स डैमेज हो रहे होते हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज रेप्डोमायोलाइसिस। लाइसिस हम पढ़ते हैं ना, द ब्रेकडाउन ऑफ एवरीथिंग इज टर्म्ड एज लाइसिस। तो मसल ब्रेकडाउन है और स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन है, देन इट इज रेप्डोमायोलाइसिस। तो हमें सीपी के ज्यादा से और पुलिस कस्टडी से और ब्रूजेस से पता चलता है कि पेशेंट को जो है रेप्डोमायोलाइसिस हो रही है। ठीक है, अब रेप्डोमायोलाइसिस से क्या रिलीज होता है? मायोग्लोबिन रिलीज होती है, मसल्स में होती ही मायोग्लोबिन है, तो मायोग्लोबिन रिलीज होती है। और आपने ये बात याद रखनी है प्यारे बच्चों कि जो मायोग्लोबिन है दैट इज टॉक्सिक फॉर द किडनीज। तो मायोग्लोबिन जब किडनीज तक पहुंचेगी तो डैमेज करा देगी, इंजरी करा देगी, दैट विल बी टर्म्ड एज किडनी इंजरी। ठीक है, और हमें अब कैसे के पता चलेगा कि अक्यूट किडनी इंजरी, हमने इसको कैसे लेबल करना है? क्योंकि उसने बताया हिस्ट्री में कि प्रीवियस डे से उसने यूरिनेट नहीं किया। जब भी ओलिग यूरिया या एन यूरिया की हिस्ट्री होगी तो आपने अक्यूटली डेवलप हुई भी होगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इतने टाइम की हिस्ट्री होगी, तो फिर आपने अक्यूट किडनी इंजरी सोचना है कि ओलिग यूरिया है, शॉर्ट डे के लिए है उसकी, और साथ में कोई ऐसी उसने चीज बताई भी है कि जो रैपिडली किडनीज को डैमेज कर रही है, जैसे इस केस में मायोग्लोबिन टॉक्सिसिटी हो रही है, तो आपने एकेआई का सोचना है। और एकेआई में मैंने बताया था उस वक्त जब हमने टॉपिक पढ़ा था कि इसमें हमारे पास 3 तरह के कॉजेज होते हैं, रीनल, प्री रीनल एंड पोस्ट रीनल। ये जो है ये प्री रीनल कॉज है। क्यों? क्योंकि इशू किडनी के अंदर नहीं है, ना किडनी के पीछे मतलब किडनी के बाद है। जैसे किडनी के बाद हमारे पास क्या है? यूरिटर है, ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। मसला किडनी से पहले है। ठीक है, कि किडनी से पहले सिस्टेमिक सर्कुलेशन से कोई चीज आ रही है जो किडनी को डैमेज कर रही है। इसीलिए दैट इज जो हमारे पास ये वाला एक्यूट किडनी इंजरी है दैट इज प्री रीनल। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी था लेकिन आपने एक दफा समझ लिया तो आपको ये सारी जिंदगी याद रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ मसल डैमेज है तो थोड़ा सा पोटेशियम लेवल भी डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन एज सच उसका आपको डायग्नोसिस में कोई हेल्प नहीं मिल रही है। डायग्नोसिस सीपी के जो है वो ज्यादा अच्छा आपको लीड कर रहा है टुवर्ड्स डायग्नोसिस। ठीक है, चलें जी, वेरी गुड। अब तो आपसे नींद में भी कोई पूछे कि पुलिस कस्टडी वाला क्या है, तो आई होप आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए, ये सीधा सीधा सिनेरियो है, 45 ईयर ओल्ड डायबिटिक प्रेजेंट किया है विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो ये इसमें हमें कोई सिनेरियो ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है हमारे पास ये 40, अच्छा सीपीके की नॉर्मल रेंज क्या है? जो हमारे पास टोटल जो क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज लेवल होता है ना नॉर्मल, वो 10 से 120 माइक्रोग्राम होता है पर लीटर। ठीक है, 10 से 120 माइक्रोग्राम्स पर लीटर। तो इस सिनेरियो में तो 1400 हजार में दिया हुआ है एंड दैट इज वेरी हाई। ठीक है,
सीपीके की अगर नॉर्मल वैल्यू नहीं भी आती तो दैट इज ओके। 100 से 120 होती है वैसे, अगर किसी ने याद करनी है। 100 से 120 माइक्रोग्राम्स पर लीटर। अगर रेंज याद नहीं भी रहती तो बस आप ये याद रख लें कि सीपीके 100 तक नॉर्मल होता है, 100 से ज्यादा है तो मतलब अब नॉर्मल है, ठीक है। सारी नहीं याद करनी पड़ेंगी, सारी याद खुद ही हो जाती है फाइनल ईयर के एंड पे। इतना कोई मुश्किल नहीं है, अभी आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आज के लेक्चर के बाद आपने सिर्फ 3 वैल्यूज याद रखनी है। एक, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। दूसरी, क्रेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तीसरी, सीपी के तो बहुत ही आसान है, 100 से ज्यादा है तो मतलब अब नॉर्मल है, ठीक है। बस आपने ये 3 वैल्यूज आज याद कर लेनी है एंड इनशाला आपको ये याद रहेंगी, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास। A middle-aged man has suffering from hypertension for many years. He has been irregular in his treatment. For the last 6 months, he has been feeling weak. 15 to 40 है यूरिया की नॉर्मल वैल्यू। मिडिल एज मैन जी, उसको हाइपरटेंशन है फॉर मेनी इयर्स। ही हैज बीन इरेगुलर इन हिज ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ। 6 महीने से मसला है उसको। उसको क्या हो रहा है? 6 महीने से वीकनेस हो रही है, येलो स्किन डिस्कलरेशन हो रही है। हीमोग्लोबिन कराया तो 7 है, BUN मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कराया तो 70 है, और सीरम क्रेटिनिन कराया तो 7 है। अब 6 महीने से उसको किडनी के मसले आ रहे हैं, तो ये तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि ये हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी है ना? ऐसे ही है ना? 6 महीने से किसी को मसला चल रहा हो, उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी ज्यादा आ रहा हो, उसका हीमोग्लोबिन भी लो है, क्रेटिनिन भी हाई है, तो फिर ये एक्यूट होगी या क्रॉनिक होगी? एग्जैक्टली क्रॉनिक होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास सीकेडी का सिनेरियो, कि जब भी हमारे पास लॉन्ग टर्म से बंदे को कोई क्रॉनिक डिजीज होगी, और उसको कोई बताया होगा कि 6 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 7 महीने से, साल से उसको किडनी के इश्यूज हो रहे हैं, तो तब उस कंडीशन में हम जो है उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ रेफर करेंगे। एक और पॉइंट भी है कि जब भी सिनेरियो में बात हुई भी हो ना येलो डिस्कलरेशन की, वीकनेस की, तो वीकनेस और डिस्कलरेशन जो है, या जो अनीमिया है, वो डेवलप होने में टाइम लेता है। जो अक्यूट किडनी इंजरी है उसमें वीकनेस नहीं होगी, बंदा बैठा बैठा जल्दी वीक नहीं होता। जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस होती हैं वो हमें वीकनेस कराती हैं, तो ये भी बात आपने याद रखनी है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बेटा 15 से 40 है, और जो क्रेटिनिन है वो 0.6 से 1.2 है उसकी नॉर्मल वैल्यू। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास। ये भी सेम वही सिनेरियो है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट वैल्यूज बताएंगे, इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि 50 ईयर ओल्ड मैन। हाँ, दूसरी चीज एक क्या है और सीकेडी में क्या डिफरेंस है? एज का डिफरेंस है, ठीक है। एक है वैसे किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज बच्चों में नहीं होती। 2-3 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा सीकेडी के साथ प्रेजेंट नहीं करता। सीकेडी हमेशा 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 बूढ़ा बंदा होगा, 45 साल, 50 साल, 60 साल, ये एज रेंज होती है सीकेडी की, ठीक है जी। बिल्कुल, BUN स्टैंड्स फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ब्लड यूरिया आप बेसिकली देख लेते हो, नाइट्रोजन का एज सच सेपरेट लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं देखते हैं। 50 ईयर ओल्ड मेल जो है वो डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, दोनों रिस्क फैक्टर हैं उसमें। और कब से रिस्क फैक्टर है उसमें? 12 साल से। वो प्रेजेंट किया है फेशियल पफिनेस के साथ, पीडल एडिमा के साथ, और सैलो कॉम्प्लेक्शन मतलब यही पेल कॉम्प्लेक्शन के साथ। ही ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ एक्सटर्नल डिस्निया। जब हमने एग्जामिनेशन किया तो बीपी हाई है उसका, पल्स 90 है, टेम्परेचर 98 है, रेस्पिरेटरी रेट 22 है जी। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमें पैलर मिला और जनरलाइज्ड एनासार्का भी मिला। अब ऊपर ही हमने डिस्कस किया है कि पैलेट डेवलप होने में, जनरलाइज्ड एडीमा डेवलप होने में, जनरलाइज्ड वीकनेस डेवलप होने में टाइम लगता है, तो ये चीजें लीड करती हैं टुवर्ड्स सीकेडी। लैब्स जी हमने उसकी कराई तो हमें अनीमिया मिला, इससे हमें और कंफर्म हो गया। बाकी भी हमने उसकी सेल लाइंस कराई, क्रेटिनिन भी हमें रेज्ड मिला, BUN हमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी रेज्ड मिला, और जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो हमें पेरेन्काइमल चेंजेस मिली ग्रेड 3 की। अब पेरेन्काइमल चेंजेस क्या होते हैं, ग्रेड्स क्या होते हैं, ये चीजें आपके करने वाली नहीं है, आपने परेशान नहीं होना देख के। बस ग्रेड 3 से आपको ये तो अंदाजा
हो रहा है ना कि कोई जो है चीजें कोई ऐसी हो रही हैं जो टाइम लेती हैं डेवलप होने में। जाहिर है जब भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज होता है वो डेवलप होने में टाइम लेता है। AKI में कभी भी ये नहीं होगा कि एक दिन में उसको जी मसला हुआ है और किडनी में पैरेन्काइमल चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। उसमें टाइम लगता है चीजों के डेवलप होने में। रिपीट कर दूं जी, रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपके पास क्रॉनिक किडनी डिजीज का सिनेरियो आएगा तो आपने सबसे पहले देखनी है एज। आपने ये हैबिट बना लेनी है अपने फाइनल ईयर में, क्योंकि यहाँ आने हैं सारे सिनेरियोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग मिस करते हो और फिर मिस गाइड होते हो, तो वो है एज। हम एज को मिस करते हैं, हमारे बहुत सारी डिजीजेस मिस हो जाती हैं। इसलिए आपने एज लाजमी देखनी है। CKD में बूढ़ा बूढ़ा बंदा होगा 45 साल 50 साल का, और किस मसले के साथ आएगा, 6 महीने से उसको मसला है, 10 साल से उसको मसला है। अब इस सिनेरियो में 12 साल से उसको मसला था। ठीक है, और जब हमने उसकी लैब्स कराई, हमने उसके रीनल फंक्शन टेस्ट कराए, तो हमें अनीमिया मिला। अनीमिया भी डेवलप होने में टाइम लेता है, तो वो क्रॉनिक डिजीज में आएगा। CKD मतलब कोई भी अगर हम किडनी की बात करें तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के केस में जो अनीमिया है वो होगा। उसके अलावा उसका क्रेटिनिन बहुत ज्यादा होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होगा। हम अल्ट्रासाउंड कराए तो हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मिलेंगी किडनी में, पेरेन्काइमल चेंजेस। ये AKI में डेवलप नहीं होती, क्योंकि इन चेंजेस को डेवलप होने के लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, चलिए हसनैन, समझ आ गई आपको? बाकी सबको भी समझ आ रही है या सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ? कोई बात जो अभी तक क्लियर ना हुई हो किसी को? चलें जी। TLC टोटल लिकोसाइट काउंट है 4 to 11, 4000 से 11,000 बेसिकली। ठीक है, ये एग्जैक्ट सही टॉपिक्स लिखे में, इनको आप लोग देख लीजिएगा। बाद में हम बस सिनेरियोज डिस्कस करते हैं ताकि हमारी वो चीजें मिस ना हो जो आप बाद में खुद से करें तो परेशान हो जाएं देख के कि ये क्या दे दिया है। ये एक सिनेरियो है थोड़ा डिफरेंट सा। ये टॉपिक आई थिंक आपका अभी हमने कवर नहीं किया। ये सर्जरी में आप लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे कि अ 50-year-old मैन जो है वो डायग्नोज हुआ है अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी किडनी डिजीज के साथ, और इमरजेंसी रूम में हमारे पास कोलैप्स स्टेट में आया है। ही हैज स्किप्ड हिज लास्ट 2 सेशंस ऑफ डायलिसिस इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर्स। पल्स उसकी वीक है, उसका पल्स रेट 60 है, BP 90 है। ECG पे हमें पीक्ड T वेव्स मिली हैं। अब जो पीक्ड T वेव्स हैं वो किस में आती हैं? जो हमने कोई ऐसी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी पढ़ी है जहां पे T वेव्स पीक्ड होती हैं? उसके QRS कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड हैं। जब हमने इन्वेस्टिगेशंस कराई तो उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 55 है, क्रेटिनिन 4.2 है, उसका पोटेशियम 7.1 है, 7.1 है पोटेशियम, और पीक्ड T वेव्स हैं। तो ये हमें ये दो चीजें क्या बता रही हैं? हाइपर कलीमिया। जी बिल्कुल। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू किसी चीज की याद नहीं भी रहती तो साथ कोई ना कोई ऐसा फीचर दिया होता है जो आपको लीड करता है टुवर्ड्स दैट डिजीज। तो इसलिए अगर सबके नॉर्मल लेवल की रेंज याद नहीं रहती तो भी आपने परेशान नहीं होना। बस आपने जो मोस्ट कॉमन चीजों की आप बार बार रेंज करेंगे, हर सब्जेक्ट में करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास जी 60-year-old मेल कम्स टू द क्लिनिक फॉर रेगुलर चेकअप। ही हैज माइल्ड हाइपरटेंशन दैट इज वेल कंट्रोल्ड विद डायूरेटिक्स। एग्जामिनेशन जब हमने उसका किया तो हमें क्या मिला? बायलैटरली पैल्पेबल किडनीज। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी बायलैटरली किडनीज पैल्पेबल हो तो वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है।
ठीक है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है वो दोनों किडनीज को इन्वॉल्व करती है। ये आप डिटेल में सिस्टेमिक सर्जरी में पढ़ेंगे किडनी वाले पोर्शन में, इसलिए आपने अभी परेशान नहीं होना कि हमने अभी कवर नहीं किया, सिनेरियो तो आया हुआ है, हमें फिर पता कैसे चलेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी बायलैटरली पैल्पेबल किडनीज होंगी तो दैट इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है, ये वहां पे बहुत डिटेल से आप लोग पढ़ लेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। बस ये एक बात याद रखें कि बायलैटरली पैल्पेबल है तो मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ये बात आपको सिस्टेमिक सर्जरी में भी काम आएगी, क्योंकि हमने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को बेसिकली रीनल ट्यूमर से डिफरेंशिएट करना होता है वहां पे सिस्टेमिक सर्जरी में ना। तो ट्यूमर जो है वो हमेशा एक साइड पे होता है मोस्टली, तो इसलिए हम एग्जामिनेशन करते हैं कि किडनीज बायलैटरली पैल्पेबल हैं या फिर यूनिलैटरली पैल्पेबल हैं। तो उस बेस पे हमने फिर अपना डायग्नोसिस बना लेते हैं। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अ 14 years old girl has been presented with smoky colored urine। स्मोकी कलर यूरिन का क्या मतलब है? प्रोटीन लॉस हो रही है यूरिन में या ब्लड लॉस हो रहा है? जल्दी जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, स्मोकी कलर का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, ब्लड लॉस्ट हो रहा है। और ब्लड अगर यूरिन में आ रहा है मतलब हीमाचूरिया हो रहा है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? नेफ्रोटिक सोचना चाहिए या नेफ्रेटिक सोचना चाहिए? जी जी बिल्कुल, नेफ्रेटिक सोचना चाहिए। तो इसमें इसमें हमें ये तो पता चल गया कि पेशेंट को नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, लेकिन नेफ्रेटिक सिंड्रोम की टाइप्स हैं डिफरेंट। सिर्फ नेफ्रेटिक सिंड्रोम लिख देना काफी नहीं है। उसके बाद है वो यूरिन पास करता है विद हेजिटेंसी एंड बर्निंग, शी हैज डायस्टोलिक हाइपरटेंशन विद डिपेंडेंट एडिमा एंड पेरीऑर्बिटल पफिनेस। तो ये हमारे पास क्या है? ये बहुत वेग सा सिनेरियो, आई थिंक ये आधा मिसिंग है, उसने कोई सोर थ्रोट की हमारे पास हिस्ट्री नहीं दी हुई, तो डायग्नोसिस में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल लिख दिया है। अगर सिर्फ इतना सिनेरियो आएगा तो आपने नेफ्रेटिक मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई सोर थ्रोट की, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं दी। ये या तो सिनेरियो कम है या फिर इसका जो डायग्नोसिस है फिर वो नेफ्रेटिक बनेगा। अगर इसकी दी होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री, अब बताया कि हिस्ट्री पुरानी है, पुरानी कितने दिन पुरानी है तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कहेंगे, और कितने डेज की हिस्ट्री है तो फिर हम उसको आईजीए नेफ्रोपैथी कहेंगे। ये मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था कि आपने ये बात याद रखनी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का देख के पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नहीं मेंशन कर देना, आपने ये भी देखना है कि ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन कितना है। जी बिल्कुल, तैयबा ने बिल्कुल ठीक बताया, 1 to 3 days अगर ड्यूरेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का तो आईजीए नेफ्रोपैथी होगी, और अगर 1 वीक है या 2 वीक्स है तो फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं बेटा? चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए, ये अब सिनेरियो आप लोगों ने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल वाला, अच्छा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल और आईजीए नेफ्रोपैथी में आपने डिफरेंशिएट करना है ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बेस पे। अगर 1 to 3 days का इन्फेक्शन है तो फिर आईजीए नेफ्रोपैथी, लेकिन अगर 1 वीक का 2 वीक का उसने हिस्ट्री दी है कि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो फिर आपने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल करना है, उसको कंसीडर करना है। बाकी जो सारे किडनी डिजीज के सिम्टम्स हैं वो आईजीए नेफ्रोपैथी और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सेम होते हैं। आपने ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की बेस पे डिसाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो इतना लंबा चौड़ा सिनेरियो दिया, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। मैं बता देती हूँ कि इसमें आपने फोकस कहाँ करना है, कि जब हमने उसका एग्जामिनेशन कराया तो हमें एक साइड पे रीनल मैस मिला, तो यूनिलैटरल रीनल मैस अगर होगा तो फिर आपने क्या सोचना है? ये हम ऊपर बात डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पॉलीसिस्टिक किडनी पढ़ी थी, कि अगर बायलैटरल मैस है तो हमने पॉलीसिस्टिक किडनी सोचनी है, और अगर यूनिलैटरल है तो फिर हमने यूनिलैटरल मैस है तो हमने ट्यूमर सोचना है, मेलिग्नेंसी सोचनी है। और किडनी में मोस्ट कॉमन एडिनो कार्सिनोमा होता है, तो इसलिए किडनी में कोई सिनेरियो आया तो वो आपने एडिनो कार्सिनोमा ही लिख देना है। ठीक है, अगर मेलिग्नेंसी है, किडनी की कोई मेलिग्नेंसी है तो आपने बगैर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, उसके उसको एडिनो कार्सिनोमा ही लिख देना है।
उसके बाद ये हमारे पास सिनेरियो है, अभी हम जो आईजीए नेफ्रोपैथी को डिस्कस कर रहे थे कि a 29-year-old man presents with the complaint of brief reddening of urine with a recent respiratory infection. The patient is otherwise healthy and he does not smoke. बीपी उसका 120 है, 70 है, फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, यूरिन एनालिसिस में हमें 2+ प्रोटीन्स मिली और उसमें डब्ल्यूबीसी कास्ट भी कोई नहीं है, मतलब डब्ल्यूबीसी भी नहीं है और कोई रेड सेल कास्ट भी नहीं है। अब ये इस सिनेरियो में हमें कैसे पता चलेगा कि आईजीए नेफ्रोपैथी है? एक तो रेडनिंग ऑफ यूरिन है, इसका मतलब क्या है, उसको हीमाचूरिया हो रहा है। उसके बाद उसने बता दिया जी रिसेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। जब भी वो रिसेंट का वर्ड यूज करेगा, 1 to 3 days का वर्ड यूज करेगा, तब आपने आईजीए नेफ्रोपैथी का सोचना है। ठीक है, कार्सिनोमा खुद करने, कार्सिनोमा का सिनेरियो आपको वैसे मेडिसिन में जनरली आता नहीं है, ये आपने सिस्टेमिक सर्जरी के पोर्शन में करना है, क्योंकि कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल को इतना खास होता भी नहीं है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसका, तो इसलिए आपको ये सर्जरी में आता है। अब जब सर्जरी में कवर कर लेंगे तो अगर इन केस मेडिसिन में आ भी जाता है तो फिर आपका खुद से जो है आपको आता होगा ये वाला टॉपिक, मेडिसिन में स्पेशल आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे रीनल स्टोन्स भी अगर हैं तो वो भी आपके जो है उसमें सर्जरी में कवर होते हैं, वो मेडिसिन में एज सच नहीं आते, और अगर कभी आए भी तो आपने सर्जरी से ही करने होते हैं और वही मेडिसिन में भी आप लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये वही सीकेडी का सिनेरियो है जी। अनीमिया का क्या है, रीजन क्या होती है अनीमिया की? अच्छा, ये हमारे पास है कि 45-year-old मैन है, हमने उसकी बायोप्सी कराई तो प्रोटीन यूरिया, उसको प्रोटीन यूरिया के वर्कअप के लिए आया था हमारे पास बेसिकली ना, तो हमने उसकी बायोप्सी कराई। बायोप्सी पे हमें क्रीसेंटिक लीजन्स मिले, तो ये किस किस कंडीशन में मिलते हैं? तो ये आपने क्रीसेंटिक लीजन्स देख लेने हैं कि ये हमारे पास जो हमारे पास होता है ना नेफ्रेटिक सिंड्रोम, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है उसमें मिलती हैं क्रीसेंटिक लीजन्स। ये आपने 3-4 जो पॉइंट्स हैं वो याद कर लेने हैं। ये बुक में ऐसे इकट्ठा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिस्पर्स करके लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ तक थे हमारे पास रीनल के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हैं एसी बेस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के, तो ये हम बस मेन में देख लेते हैं। ये अभी हमारा हमने सोडियम की एबनॉर्मेलिटीज भी रहती हैं और मैग्नीशियम की एबनॉर्मेलिटीज भी रहती हैं, तो वो जब कवर हो जाएंगी तो फिर उन इंशाल्लाह उसके बाद फिर डिस्कशन में हम ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास कि 60-year-old डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव मेल प्रेजेंट किया है विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बीपी उसका 160/100 है एंड हैज पेल सेलो स्किन कॉम्प्लेक्शन। जो हमने बेटा डिस्कस कर लिए हैं हम उनके बस देख लेते हैं। ठीक है, ईसीजी में हमें मिले हैं टॉल टी वेव्स। अब टॉल टी वेव्स मिले जब भी तो आपने क्या सोचना है, ये हम ऊपर डिस्कस भी करके आए हैं, टॉल टेंटिव टी वेव्स, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि पास पेपर्स का पीडीएफ मिलता नहीं है, तो फिर ये अलाउड भी नहीं है कि हम शेयर करें। हाँ जी बिल्कुल, हाइपरकलीमिया सोचना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है जी, उसमें भी उसने बता दिया ईसीजी में हमें टॉल टेंटिव टी वेव्स मिले, जब भी ईसीजी में टी वेव्स आई आपने हाइपरकलीमिया लिख देना है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले क्वेश्चंस हैं, इसका अभी लेक्चर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिस दिन इसका लेक्चर होगा आपने मिस नहीं करना क्योंकि इसकी सिनेरियो जो है वो कैलकुलेशन वाला आता है। ठीक है, चलें जी। बाकी सोडियम और मैग्नीशियम वाले सिनेरियोज हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो अभी गायनी का भी लेक्चर है, तो ये थे आज के हमारे पास क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया या कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी ग्रुप में मैसेज करके पूछ लें। ठीक है, और आयशा आपने जो नोट किए हैं पॉइंट्स वो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज जी।
Recording stopped.